बीकानेर में ये डे स्कॉलर था, पर डे स्कॉलर कम हॉस्टलर ज्यादा था, क्योंकि हमारी चारपाई तोड़ता था हमारे कमरे में, और हमारे हॉस्टल की मेस में खूब खाना खाता था। अब ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, यहाँ से इसने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के लिए भी सर्व किया, फिर ये कुवैत चला गया, और अभी आजकल ये यूके में किंग्स मिल हॉस्पिटल में है, और ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट है तो भाई ये कोरोना के बहुत करीब है, क्योंकि उसको अंदर से जानता है कोरोना कैसा दिखता है। हमने तो कभी देखा नहीं, इसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जरूर देखा होगा। और ये रोज वहाँ हजारों आरटीपीसीआर टेस्ट करके यूके में कोरोना के केस डायग्नोज कर रहा है। इसके साथ साथ ये बहुत अच्छा वक्ता है, अभी वो तो आपको पता लग जाएगा ये कितना चिल्लाता है। हमने तो बचपन से झेला है, आप 1 घंटा आप भी झेलेंगे। और दूसरा एक अच्छा सिंगर है, और बहुत होशियार है पढ़ाई में, तो हमने सोचा कि इससे थोड़ी बात करेंगे तो पता लगेगा वहाँ यूके में क्या चल रहा है, और ये बाहर रह करके इंडिया की जो क्या इमेज उभर के आ रही है, क्या वहाँ के लोग रिसीव कर रहे हैं, उस मामले में ये बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहेगा। तो इसलिए हम दोनों आपके साथ एक साथ आपके साथ हैं आज। तो प्रशांत, हम इस चीज से शुरू करेंगे कि तुम वहां पे बैठे हो, एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट काम कर रहे हो, इस पूरे एपिडेमिक को बहुत करीब से देख रहे हो। और हाँ, मैं एक बार हमारे दर्शकों को हमारा आज का जो पूरा जो लॉजिक है, जो थीम है, वो एक बार दोहरा देता हूँ कि ये पेंडेमिक जो कोरोना का चल रहा है, इसमें डेफिनेटली बहुत डेथ्स हुई हैं, बहुत नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान हुआ है। इंडिया में मजदूर सड़कों पे हैं, मिडिल क्लास सड़कों पे आने वाली है। यूएस जैसी इकोनॉमीज घबरा गई हैं, बहुत थक गई हैं। तो ऐसे में क्या, बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है। बहुत कम लोगों को, अगर आप पूरे पॉपुलेशन से आप अगर उसको कंपेयर करें, तो बहुत चंद लोगों को कोरोना हुआ है, लेकिन बाकी सारे लोग कोरोना के डर में जो है वो डर की वजह से वो मर रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि सुसाइड्स भी बहुत हो रही हैं, और घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं लोग डर के मारे, लॉकडाउन खुलने के बाद भी, और बहुत सारी चीजें ऐसी जो वो नहीं कर पा रहे। तो ये जो नेगेटिविटी है, इसको दिमाग से निकालने के लिए हम कुछ जो कोरोना के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, उस पे हम बात करेंगे। जैसा कल प्रशांत ने बताया था कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम जो सुनहरा पहलू है इस चीज का, हर चीज के दो पहलू होते हैं मित्रों, कोई भी चीज पूरी तरह से बुरी या पूरी तरह से अच्छी नहीं होती। मैं एक छोटा सा इंस्टेंस बताता हूँ कि कैसे नेगेटिविटी को दूर किया जा सकता है। नेगेटिविटी को दो तरीके से दूर किया जा सकता है। एक, तो जो नेगेटिव चीज आपको दिख रही है उसी में पॉजिटिव चीज निकालें, जैसे हम कोरोना में से निकालने जा रहे हैं। दूसरा होता है कि अगर नेगेटिव चीज कोई ज्यादा परेशान कर रही है, तो उससे भी ज्यादा नेगेटिव चीज को दिमाग में लाया जाए, तो लगता है कि वो तो अच्छी थी। अब इंस्टांस सुनिए, एक आदमी था, उसने पूरी उम्र बहुत बुरे काम किए, मर्डर भी किए, लूटपाट भी करी, पर जाते हुए बच्चे को कह गया, बेटा तू मेरा नाम रोशन करना। और वो घबरा गया, अब इसका नाम मैं कैसे रोशन करूं अच्छी तरीके से। तो उसने इतने बुरे काम किए कि लोग बोले इससे तो इसका बाप अच्छा था। तो हो सकता है कि कोरोना के बाद कुछ ऐसा आ जाए, तो हम कहे यार कोरोना तो बहुत, जैसे आज हम क्या कह रहे हैं, एचआईवी तो बहुत भला था बेचारा, ये कहाँ से आ गया। तो ऐसे मगर एक ये भी तरीका है, क्यों प्रशांत? हाँ, इस बात पे सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ अगर, तो मुझे अपनी अब हमारे जो क्लास का ग्रुप है उसमें कई बार ऐसी बात होती है, काश वो हमारे पुराने दिन वापस आ जाएं, काश वो पुराने दिन, ये अच्छा नहीं है अभी जो हमारी उम्र चल रही है, हम बूढ़े हो रहे हैं, काश ये चीज वापस आ जाए। तो मैंने एक बार लिखा था उस ग्रुप में, मैंने कहा सोच लो अगर वो दिन वापस आए तो वही एनाटॉमी फिजियोलॉजी वापस पढ़नी पड़ेगी, वही रोज के एग्जाम वापस देने पड़ेंगे। अभी कम से कम वो नहीं है, तो ये सोचो कि पहले वाले से अभी बेटर है। जी तो वही जी। बात है कि अपने से ज्यादा बुरी चीज सोचो तो फिर अभी जो है वो ठीक लगेगा। हाँ, तो तो फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट लाने के लिए मैं ये तेरे से पूछ लेता हूँ, क्योंकि सबको पता है यूके में हालत थोड़ी ठीक नहीं है। तो तुम कैसे इस एपिडेमिक को इंडिया और यूके में जो चल रहा है उसको कैसे कंपेयर करते हो? एक अनपॉलिटिकल, अनबायस्ड एक, मैं तेरा वर्जन चाहता हूँ इसमें, कैसे तू कंपेयर करेगा इन एपिडेमिक्स को? नहीं, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। कोई भी कंट्रीज अभी ये स्थिति है क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर अलग है, हेल्थ हेल्थ केयर स्ट्रक्चर अलग है, तो वी कैन नॉट कंपेयर। और जो यूके में जो चीज खराब दिख रही है, अगर मैं यहाँ किसी यूके वाले से बात करूं तो हम लोग उसको भी पॉजिटिव वे में बात करेंगे, ये बात श्योर है। डेफिनेटली यूके में मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है, इंडिया में मोर्टेलिटी बहुत कम है थैंकफुली, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और लेकिन यूके में मोर्टेलिटी भी उनकी ज्यादा है जो, जैसे
बूढ़े हैं या जिनको दूसरी बीमारियां हैं जिसके कारण से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी जिनकी डाउन है, स्पेशली यहाँ पे ओल्ड एज केयर होम बहुत हैं जहाँ पे एपिडेमिक्स हो गई बहुत सारी, जिसको आप सोच सकते हैं कि वहाँ कुछ गलती रह गई उसमें कि जो उनके जो केयर वर्कर्स हैं वो कैरी कर रहे थे वायरस को और वो फैल गया कई जगह पे। वो स्लैकनेस रहती है, वो ह्यूमन स्लैकनेस रहती है, नहीं तो हम भगवान नहीं हो जाते अगर गलती नहीं करते तो। वो सब रही तो उसके कारण से मॉर्टेलिटी एकदम से ऊपर चढ़ गई। यही कहानी स्वीडन की रही, ये कहानी ज्यादातर जो डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज है उनकी रही। और दूसरी चीज अगर आप मीडियन एज देखें तो इंडिया की मीडियन एज यंग है। इंडिया में ओल्ड एज पॉपुलेशन रिलेटिवली कम है। एक थ्योरी है ये, मैं नहीं कहता ये प्रूवन है। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक एक्सप्लोर करनी है वैज्ञानिक लोगों को, जो कर भी रहे हैं। क्या कोई इंडिया में जेनेटिक फैक्टर है जो बचाए रख रहा है, या इंडिया में कोई क्रॉस इम्यूनिटी के अन्य वायरसेस के साथ में जो होते रहते हैं जैसे डेंगू वगैरह, वो बचाए रख रही है। अभी वो चीजें एक्सप्लोर होना बाकी है। यूके में भी सिचुएशन इंडिया से बहुत ज्यादा गंभीर है, ये बात सही है, लेकिन उसके बावजूद पॉजिटिविटी यहाँ काफी, सरकार भी फैलाने की कोशिश करती है। हम भी आपस में बात करते हैं तो हम भी यही सोचते हैं कि चलो गनीमत है कि ये वायरस चेचक की तरह नहीं है या प्लेग की तरह नहीं है कि हर एक को मारेगा या हर एक को इन्फेक्ट करेगा। कम से कम उसमें एक अपर हैंड है ह्यूमन रेस का। अभी भी हम इससे बहुत अच्छी तरह पार पा सकते हैं और पार पा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कदम दर कदम रोज एक नई इंफॉर्मेशन आती है इसके बारे में। तो जी। पॉजिटिविटी की तो तरफ ये कदम बढ़ रहे हैं बहुत सब देशों के। अच्छी बात बोली कि इवन यूके में भी अगर देखा जाए तो 8% मोर्टेलिटी है। इंडिया में जो ये 3% से भी कम है। तो ऐसा नहीं है कि जिसको कोरोना होगा उसकी डेथ ही हो जाएगी। और मतलब डेथ तो 3% लोगों की ही होनी है, और 80-85% लोगों को तो पता ही नहीं लगेगा कि कब। अभी भी इंडिया में बहुत ह्यूज पॉपुलेशन होगी जिनको होकर के ठीक हो गया हो, और ऐसे लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। अगर कल को एंटीबॉडी टेस्ट आए और जिसका एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आए और उसको कुछ हुआ ना हो, तो वो तो राजा है। और नहीं ऐसा अगर, अभी एक हाँ इम्यूनिटी पासपोर्ट की बात भी चल रही है कि हाँ, इम्यूनिटी पासपोर्ट दिया जाएगा कि अगर आप एंटीबॉडी पॉजिटिव हुआ तो वर्ल्ड में कहीं घूमो, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक और ये चीज है भी एक। उसमें, जैसे 8% की बात कही, इसको मैं अगर ऐसे कहूं तो देखो कैसी फीलिंग होती है। यूके में 92% ठीक हो रहे हैं, इंडिया में यस। 97% ठीक हो रहे हैं। हाँ, तो आप जो चाय ज्यादा का फर्क नहीं है। प्याला आधा खाली देखते हैं या आधा भरा हुआ देखते हैं, ये बिल्कुल सारी चीज उस पर डिपेंड करती है। अगर 3% मर रहे हैं तो 97% ठीक भी हो रहे हैं। और एक बिल्कुल अच्छी बात बिल्कुल। है कि इंडिया में जो अब ऑलमोस्ट आप देखोगे तो रिकवर्ड मरीज और एक्टिव मरीज जो है वो थोड़ा ही फर्क बचा है। लगभग जो है बराबर हो गए हैं इंडिया में एटलीस्ट। और देखिए, बिना वैक्सीन के, बिना किसी दवाई के दुनिया भर में डिक्लाइन शुरू हो गया है। नए केसेस कम मिलने शुरू हो गए हैं। इंडिया में हम्म अभी राइज पे है क्योंकि हम टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। धीरे हम्म धीरे इंडिया में भी कम आना शुरू हो जाएगा। यूके यूएसए में ऑलरेडी जो है कम आना शुरू हो गया है। तो ये कुछ अच्छी पॉजिटिव चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो तो इसमें क्या है कि जैसे कई मिथ्स भी आए अभी सामने जो बड़े मजेदार थे, कहने को मजेदार थे, लेकिन जो थोड़े से इग्नोरेंट लोग हैं, जो जो ज्यादा इसका विज्ञान नहीं समझते हैं, उनके ऊपर ये असर भी कर जाती है चीजें कई। जैसे जैसे हम लोग ऐसे ही एक दिन बात कर रहे थे खाने का, कि ये अनशन खाते रहते हैं लोग उससे हो जाता है, या चमगादड़ खा लिया इससे हो गया। तो मैं कई बार ये कहता हूँ कि ये अब क्या क्या खाते रहते हैं लोग। मैंने कहा नहीं, सवाल ये नहीं कि क्या क्या खाते रहते हैं, सवाल ये होना चाहिए कि कैसे खाया उसको। पका के ये- खाओ, इंडियन स्टाइल में खाओ, पका के कुछ नहीं होना है। हाँ, और आप कच्चा कुकर खाओगे, में, अगर कच्चा खाने कुकर से में हमें सीटी डायरिया भी जाके होता है। खाओ तो शायद नहीं होगा। भाई हम कच्चा खाते हैं तो हमें दूसरी और भी खतरनाक बीमारियां होती हैं, सिस्टिक सर्कोसिस होता है। हम कच्चा सलाद खाते हैं उससे हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियनिज्म वर्सेस नॉन वेजिटेरियनिज्म एक बहस छिड़ जाए, वो भी बात नहीं है। आप कैसे खाते हो उस पर डिपेंड करता है। खैर वो सब साइंटिफिक बातों के लिए हम ज्यादा इकट्ठे नहीं हुए इधर। इस बात पे, पॉजिटिविटी बात पे, मुझे एक मेरी जो बहुत फेवरेट है, जो ऑल टाइम, फिर मेरी नहीं सबकी होगी वो जरूर, हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई मधुशाला की एक एक छोटा सा स्टेंजा याद आ गया मुझे। उसमें 135 स्टेंजा जरूर है। जरूर, इरशाद इरशाद। वो पूरी पॉजिटिविटी से भरी हुई चीज है, महाकाव्य है। वो हल्का सा ही गुनगुना के सुनाता हूँ। बिल्कुल। अब इसमें कुछ वर्ड्स आएंगे, मैं मतलब भी बता दूंगा बीच में। लाल सुरा की धार लपट सी, कह न इसे देना ज्वाला, कह न इसे देना ज्वाला,
फेनिल मदिरा है मत इसको, फेनिल यानी झाग वाली, फेनिल मदिरा है मत इसको, कह देना उर का छाला, दर्द नशा है इस मदिरा का, दर्द नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियां साथी हैं, पीड़ा में आनंद जिसे हो, आए मेरी मधुशाला, पीड़ा में आनंद जिसे हो, आए मेरी मधुशाला। तो इस पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ाया जाए इस हमारी वार्तालाप को। मुझे याद है मक्कड़, तेरा जो आर्ट है, जो, सॉरी मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तू कह रहा हूँ वही निकल रहा है मन से, हालांकि एक उसी से कंफर्म होगा कि तू मेरा अच्छा दोस्त है, तो आप बोलेगा तो देगा ना ये। तो मुझे याद है कि जब कॉलेज में थे तो मैं बड़ा मुरीद रहा हूँ। मैं कभी धार्मिक स्थल के अंदर नहीं जाता, जो तुझे मालूम है, लेकिन जहाँ आर्ट होता है अंदर में उसमें जरूर जाता हूँ, चाहे मस्जिद हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो देलवाड़ा का मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो। और तू जब भी गुरुद्वारे जाता था तो वहाँ आर्ट लेके आता था, आर्ट दे के आता था, वहाँ तबला बजाता था, वहाँ कीर्तन गाता था। तो मुझे याद है वहां से तेरा आर्ट डेवलप हुआ, वहां से आर्ट तो वहां से डेवलप हुआ, हार्ट पता नहीं कहाँ से डेवलप हुआ, जो कार्डियोलॉजिस्ट बना तू, वो बाद की बात हुई। तो उसमें मैंने देखा कि बहुत बहुत बड़ा वो रहा है धार्मिक स्थलों का भी, आर्ट के कल्टीवेशन के अंदर। तो उसको, क्या मेरा ये आकलन सही है अबाउट योर डेवलपमेंट ऑफ योर आर्ट टेस्ट और दीज थिंग्स? बिल्कुल। मैं जैसे अपन साथ ही बड़े हुए हैं, तो गाने का शौक तो था, पर जो जड़ पड़ी जहां से मुझे लगा कि ये मुझे साथ साथ पढ़ाई के करना चाहिए इसमें, वो गुरुद्वारा ही था, जिसमें क्योंकि जो कीर्तन होता है वो बहुत ही क्लासिकल बेस्ड होता है, और उसमें राग तक मेंशन होती है जिसमें वो गाया जाना चाहिए, और वो इतना कर्णप्रिय होता है, इतना शांति देता बिल्कुल है। बिल्कुल वो बिल्कुल, कोई म्यूजिक दो का राय नहीं। प्योरेस्ट फॉर्म है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक। तो बिल्कुल बिल्कुल सही वहां बात है। से ही वो। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मक्कड़ जब हमारे स्टेज पे गाता था हारमोनियम लेके, वो भी एक अपना आप में फिएट था कि मेडिकल कॉलेज का कोई स्टूडेंट हारमोनियम लेके गा रहा है, हारमोनियम बजाना आता है। फिर लोगों को जब पता लगे तो तबला भी बजाता है वहां गुरुद्वारे में। तो बिल्कुल ही, बिल्कुल बिल्कुल स्टैंप लग गया कि ये बॉर्न आर्टिस्ट आदमी है। और कॉलेज के दिन याद ही आ गए तो मक्कड़ फिर हो जाए एक कॉलेज के दिनों का, जो मुझे अभी तक याद है, जो फर्स्ट टाइम जो स्टेज पे सुनाया था, मेरा फेवरेट भी है। मैं समझ गया। और हाँ, बिल्कुल हो जाए। मैं कहीं कभी ना बन जाऊं। यस यस यस, ये बिल्कुल गाना मैं, बहुत गाना पड़ा, अभी तक गाता हूँ। और ये भी सवाल पूछे जाते हैं कविता कौन है। वाइफ का नाम तो नवनीत है, तो फिर ये कविता कौन है, बट वो इमेजिनरी थी। पर हाँ, सुनाते हैं। बिल्कुल। आज हमने क्या अनप्लग टाइप की सिंगिंग रखी है। मेरे साथ बहुत ही होनहार एक कलाकार है, अभी इस वक्त जयपुर का, मैं कह सकता हूँ सबसे फाइनेस्ट सिंगर में एक है ये। देख पा रहे हैं आप जुबेर को? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जुबेर है, और ये मेरा मित्र है, छोटा भाई है। और जब भी जहाँ भी बोलते हैं ये पहुंचता है, और वहाँ ऐसे सुर बिखेरता है। और इसको मैं आज सुनूंगा, आज सुनेंगे हम सब लोग। क्या तो बात है, मजा आ जाएगा। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता। मैं कहीं कभी न बन जाऊं। तुझे दिल के आईने में मैंने
तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तेरी अखड़ियों में देखा, तो छलकता प्यार देखा। क्या बात। तेरा तीर मैंने देखा, तो जिगर के पार देखा। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। वाह, थैंक यू भाई। क्या बात है। वही रंग जगा दिया वापस, वही जलवा, वही बिल्कुल मजा आ गया। और अच्छा लग रहा है कि तुझे अच्छा लगा, और काफी टाइम बाद तेरे सामने गया इस तरह से। लास्ट हम हाँ, बैच मीट में मिले थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको भी बहुत साल हो गए। उठते हैं हम आज के टॉपिक पे, क्योंकि उत्सुकता है कोरोना की पॉजिटिव जो इम्पैक्ट्स हैं उनके बारे में जानने की और गाने की भी, तो हम दोनों पूरी करते रहेंगे। बिल्कुल। तो अब हम इस चीज पे आते हैं प्रशांत कि ये एपिडेमिक तो है, जो भी जब भी कोई एपिडेमिक आया है वो अपना टोल लेकर के गया। उसमें जो ह्यूमन रेस ने बड़ी कोशिश करी हर तरह के वो करके कि कम से कम जाने जाएं, पर कुछ ना कुछ वो, जैसे मैंने ये फेसबुक पे लिखा था कि ये हमारा और कोरोना का मैच चल रहा है, जीतेंगे हम ही। पर फुटबॉल हॉकी में जब भी मैच होता है तो जीतने वाली टीम भी पहले तो गोल खाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये भी इंटरनेशनल प्लेयर है, गोल कर रहा है, दो चार गोल करेगा, लेकिन अल्टीमेटली जीत अपनी होगी। बस ये बीच में जो हम क्वेश्चंस छोड़ करके और ये पेनल्टी कॉर्नर्स दे देते हैं, जैसे हमने ये जो माइग्रेंट वाला दिया, लेबर माइग्रेंट वाला, ये एक बड़ा पेनल्टी कॉर्नर दे दिया हमने कोरोना में, तो थोड़ा और उसको मैदान में टिकने का समय मिल गया। पर अल्टीमेटली पता है मुझे कि हमारी स्पिरिट के आगे जो है ये बिल्कुल। जाएगी ये कोरोना की बीमारी। तो इसका हम एक आम आदमी के जीवन पे प्रभाव लें कि क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट, ये आया कोरोना चला गया, पहले का इंसान और कोरोना के बाद का इंसान, उसकी पर्सनल लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंज तुम देखते हो? पर्सनल लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए जो एक तो शुरुआत में ही आप सोच लो कि सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है, घर में बैठ के अपनी हॉबीज को परस्यूट करना, जैसे आज हम कर रहे हैं। जैसे कि आज हम लोग कर रहे हैं, उसमें आप गाना गा रहे हैं, कोई मेरे कई मित्र हैं जो अच्छी पेंटिंग कर रहे हैं, जो अपनी पेंटिंग्स बना बना के डाल रहे हैं, जो कुछ समय नहीं मिलता था अब तक। वो सारी चीजें हो रही है। और एक मैं इस चीज को हमेशा ऐसे देखता हूँ, जैसे मैं जब भी ड्राइव कर रहा हूँ, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, पास में कोई बहुत अच्छी सीनरी से आप गुजर रहे हैं और आप रोज जाते हैं उस रास्ते से, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं जाता उस सीनरी पे। कभी कभार जब आप रुकते हैं वहां पे, ठहर के देखते हैं, तब लगे अरे इतना खूबसूरत समा है मेरे चारों तरफ, मैं रोज निकलता हूँ, मेरे को मुझे ये दिखता ही नहीं है। तो जब एक थोड़ा सा ठहराव आता है जिंदगी में, तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर दिखती हैं, ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं जो अभी हो रहा है। हमें अपने अंदर की कई चीजें पता लग रही हैं, और हमें अपने आसपास में क्या हो रहा है वो चीजें मालूम चल रही हैं। कई लोग हैं जो काफी अ, अब इस पे बड़ी बात हो रही है कि भाई मेंटल हेल्थ लोगों की बहुत खराब हो रही है, मेंटली बहुत फर्क पड़ रहा है इस पे। इसका उल्टा भी हो रहा है, कई लोग और स्पिरिचुअलिज्म में जा रहे हैं, या मुझे नहीं पता है स्पिरिट क्या है और कहाँ रहती है और स्पिरिचुअलिज्म क्या है। मेरे ख्याल से मेंटल हेल्थ और वो बहुत ज्यादा अलग नहीं होंगे। लेकिन मेंटल हेल्थ में ही जैसे आज हम ये काम कर रहे हैं, या हम अपनी हॉबीज को परस्यूट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो आदमी हॉबी परस्यूट कर रहा है वो भी एक तरह का मेडिटेशन है, क्योंकि वो उसकी पसंद का काम है। और आदमी जब अपनी पसंद का काम करता है बिना किसी और लालच के कि इसके रिटर्न में मुझे कुछ मिलेगा, वो मेडिटेशन के स्टेज में पहुंच जाता है। उसका उसको बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है उसको अपने साइकी के ऊपर। तो मुझे ये दिख रहा है लोगों के अंदर, और खुद में भी दिख रहा है, सबसे बड़ी बात। तो समय मिला लोगों को और लोगों ने अपनी हॉबी निखारी, और कोई बिल्कुल। लेखक बन गया, कोई कवि बन गया, कोई पेंटर बन गया, कोई सिंगर बन गया।
तो जैसे तुम स्पिरिचुअल हेल्थ की बात कर रहे थे प्रशांत, तो कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि लोग ज्यादा आस्तिक हो जाएंगे, या क्या प्रभाव पड़ेगा? जो लोग भगवान को नहीं मानते थे, अल्लाह को नहीं मानते थे, वो मानने लग जाएंगे, या कुछ मान रहे थे वो छोड़ नहीं, मुझे देंगे? नहीं इस लगता वो मामले में ऐसा मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता वो ऐसा होगा, क्योंकि आस्तिकता और नास्तिकता तो आपके अंदर जो इनकलकेटेड है बचपन से संस्कार जिसको कहते हैं, उस पे डिपेंड ज्यादा करती है। आपके फैमिली एटमॉस्फेयर पे आपके बड़ों ने आपको क्या सिखाया, बचपन में जो चीज है वो आप ज्यादा सही मानते हैं हमेशा। कई बार एक्वायर भी हो जाती है चीजें, लेकिन लोगों को ये भी समझ है कि अगर अगर हमें भगवान ने नेमत बख्शी है सबसे डेवलप्ड रेस होने की, ह्यूमन रेस को, तो कोरोना भी तो भगवान ने बनाया है, जो आस्तिक है उसके लिए। तो अगर कोरोना भी भगवान ने बनाया है, आदमी भी भगवान ने बनाया है, तो भगवान भाई पार्शियलिटी क्यों करेगा ह्यूमन के फेवर में या कोरोना के फेवर में? भगवान ने भेज दिया तुम दोनों को, अब तुम दोनों में से जो फिट है वो जिएगा, और फिट वही रहेगा जो एक दूसरे की मदद करेगा। जो ह्यूमन में जो वर्च्यू है वो और किसी एनिमल स्पीशीज में या वायरल स्पीशीज में वो वर्च्यू नहीं है। वायरस एक दूसरे को कॉम्पीट करता है, ह्यूमन भी कॉम्पीट करता है, लेकिन ह्यूमन किलिंग वे में कॉम्पीट नहीं करे अगर, तो वो जीत जाता है बाकी सबसे। रेसेस जो अब तक जीतता आया है मिलेनियम, कई मिलेनिया से, वही अभी होना है। जैसा अब यू सेड वेरी राइटली के ये बात जीतेंगे तो, हम ही। हाँ ये बात बहुत अच्छी बोली कि भाई भगवान तो वायरस का भी है और इंसान का भी है। जैसे मैं सदगुरु की बात सुन रहा था, उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स को एड्रेस किया एक दिन, तो ऑनलाइन मीटिंग थी, उसमें कई डॉक्टरों ने उनसे सवाल भी पूछे, तो उन्होंने यही बात बोली कि किसी को जीने का हक है, जैसे इंसान को, बिल्ली को, गाय को, ऐसे ही वायरस को भी जीने का हक है। वो बड़े मजे से अपना वाइल्ड एनिमल्स में, उसमें चमगादड़ भी हो सकती है और वाइल्ड एनिमल्स में बड़े मजे से अपना जी रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपने उसके, जैसे अब रणथम वॉर में टाइगर के एरिया में कोई दूसरा टाइगर आया तो उसको मार देता है, तो ऐसे बिल्कुल आपने उसके एरिया में जहां वो राज करता था वहां जाकर के आपने उसमें हस्तक्षेप किया, तो उसका परिणाम ये है कि उसने जो रहने के लिए फिर ह्यूमन बॉडी उसको पसंद आ गई, उसने अपने आप को इस तरह से ढाल लिया, इस तरह से म्यूटेट हो गया कि वो इंसान के जो है बॉडी को एंजॉय करने लगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं वही बात है कि अगर आप अपने यूनिवर्स में रहें, अपनी परिधि में रहें, अपनी सीमाएं नहीं लांघें और इन जीव जंतुओं को भी जीने का हक दें, तो शायद इस तरह की बीमारियां कम हो जाएगी। हम्म। अ, तो तुम तो पहले भी नास्तिक थे, अब भी नास्तिक ही रहोगे मुझे लग रहा है, या कोई बात चेंज पकड़ ली, आने सही वाला सही पकड़े हैं। है? तो जी। वो तो खैर बहुत बड़ी बहस हो जाएगी, लेकिन ये बात हाँ, ठीक है, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, उसके उसके विश्वास पे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन लॉजिकल थिंकिंग जरूर आएगी आदमी के अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भगवान है कि नहीं है। भगवान है तो सबके लिए, नहीं है तो किसी के लिए नहीं है। तो एफर्ट तो हमें ही लेना पड़ेगा, और एफर्ट एक ही है, एफर्ट का वेद वाक्य है, हेल्प ईच अदर, जो दूसरे जानवर नहीं करते। यहाँ हम सुपीरियर हैं बाकी रेसेस से। मुझे तो ये इतने अपनी लाइफ में हाँ, ये समझ एक में आई ये बात। बहुत पॉजिटिव चीज आई है कि एक जो पड़ोसी की, अपने देशवासी की, जो लोग आगे बढ़े हैं जिस तरह से, ये आप मजदूरों का ले लीजिए। अब मैं जयपुर की बता सकता हूँ कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से पहले ही लोगों ने अपने घरों में, अपनी कॉलोनियों में किचन्स खोल करके और ये बनाना शुरू कर दिया, खाना और पहुंचाना शुरू कर दिया, और कई कई गरीबों के घर तो 4 दिन में 4 4 बार खाना मिला। तो ये जो मदद का जो ये चला है, ये आई होप कि ये स्थायी रहे, फिर से इंसान एकदम वो स्वार्थी नहीं हो जाए, तो हम्म। ये इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता प्रॉब्लम है, नेचर पूरी कनेक्टेड है एक दूसरे से। जैसे एज यू सेड कि आप उसमें एनक्रोच करते हो या उसमें कुछ ब्रेक करते हो उसके तारतम्य में, तो गड़बड़ हो जाती है। तो नेचर जो अब एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, उसको ज्यादा एक्सप्लोर ना करके उसको एंजॉय किया जाए। तो कुछ अगला गाना हो जाए इसी बात पे। है। हाँ, बिल्कुल हो जाए। तू सुना रहा है, मैं सुना रहा नहीं, तो ही सुना अभी, अभी रंग में आ गया है मामला महफिल का। हूँ। तो तेरा फेवरेट गाना एक और सुना देता हूँ, जो तू मुझे कई बार गवा चुका है स्टेज पे, मुकेश जी का, और ये ताल मिले नदी के जल में। यस सालों से यस गाया नहीं, यस। पर मुझे ये था कि प्रशांत रहेगा तो प्रशांत के साथ ये गाना जरूर गाएंगे। मेरा अच्छा हो रही है, अभी खड़ा होके पहले ताली बजा दूं।
ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। थोड़ा सा स्केल चेंज कर। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल। क्या बात, क्या बात है। और वही बात जो हम लोग कह रहे थे अभी, उसी पे गाना। भाई तेरे पास में यार हर सिचुएशन का गाना है क्या? अभी हम लोग नेचर के मिलने जुलने की बात कर रहे थे और वही सुना दिया। ताल मिले नदी के जल में, कोई जाने ना। वो द अननोन, जो जिसकी हम बात कर रहे थे, आस्तिकता वर्सेस नास्तिकता वाली। क्या बात, मजा आ गया। दिन वसूल हो गया। कहाँ जा रहा है अब? तो आस्तिक हो जा। तू बता कि समंदर कहाँ जा रहा है? उसी में जा रहा है जिसको तू नहीं मानता। नहीं नहीं, समंदर वापस आ रहा है बादल बन के। तो तो ये तो रहा। लेकिन अब पर्सनल इम्पैक्ट के साथ में एक फैमिलीज पे भी इम्पैक्ट काफी पड़ा है इसका, नहीं? पॉजिटिव इम्पैक्ट फैमिली लेवल पे अगर देखें हम लोग, आपस में जो जुड़ाव है फैमिलीज का, और एक दूसरे से ज्यादा कम्युनिकेशन हुआ है, जो पहले इतना नहीं हुआ। बीच में भी एक फेज आया है, वो जैसे जोक भी बनने लगे कि यार आज फैमिली वालों के साथ बैठा, बड़े अच्छे लोग हैं यार। तो उस तरह की बातें भी हो रही है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एस्पेक्ट? हाँ बिल्कुल, मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरे बच्चों ने तो धूप में मेरा चेहरा देखा ही नहीं होगा पहले कभी। क्योंकि मैं सुबह सुबह निकल जाता हूँ और रात को आता हूँ, तो बच्चों को पहली बार पता लगा होगा कि धूप में पापा कैसे लगते हैं। तो ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ही। और जो ये संपर्क बना है ना, इसको तोड़ने में समय लगेगा। जो आप अपने बच्चों के करीब आए हो, आप अपनी वाइफ के करीब आए हो, कई तलाक भी होने से बचे होंगे, कई जगह उल्टा भी हुआ, घरेलू हिंसा भी बढ़ी, वो भी हुआ है। बट ज्यादा इंडिया में तो मैं कहूंगा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट इस चीज का ज्यादा आया है। और सबसे बड़ी बात प्रशांत, हर चीज में मुझे लग रहा है कि इंडियन कल्चर जो है वो वापस आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, लॉकडाउन में कंबाइंड फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, जो हमारा संयुक्त परिवार, कितना बड़ा एसेट साबित है। ये चीज अमेरिका और इंग्लैंड में नहीं, वहां लोग अकेले अकेले रहते हैं, तो इसीलिए लॉकडाउन में वो डिप्रेशन में चले गए। यहाँ लॉकडाउन में कैरम चला, लूडो चली, जिसके पास नहीं थी उसने ऑनलाइन डाउनलोड कर ली और बिल्कुल बकायदा सोशल डिस्टेंसिंग से लूडो खेल रहे हैं घर पे। तो सही है, ये जो बिल्कुल। चीज एक कंबाइंड फैमिली की जो है, ये एक बहुत अच्छी चीज ये जो है ये वो मैं वापस हमेशा आ रही यहाँ है। कहता हूँ अपने माइक्रोबायोलॉजी वाले साथियों से भी कि
इसका कोरोना का वैक्सीन तो पता नहीं कब आएगा, पर इंडिया में हमारे पास में डिप्रेशन का वैक्सीन है, वो है हमारी फैमिलीज। एग्जैक्टली। वो हमें उससे बचाए रखती है। और दूसरी चीज ये कि इसमें और भी जैसे नए नए एवेन्यूज हमें हमें दिखे हैं एंटरटेनमेंट के, और टाइम मैनेजमेंट हमें आया है। हमें हमारे पास जब कम टाइम है उसे मैनेज करना हमें आता था, हम करते रहे हैं सारी जिंदगी वही काम। अब जब हमारे पास में ज्यादा टाइम है, उसे कैसे मैनेज करना है प्रोडक्टिवली, वो भी अब समझ में आया है इस लॉकडाउन के अंदर और इस सारे उसके अंदर। तो किस तरीके से उसको प्रोडक्टिवली उसको डिवाइड करके फैमिली के साथ में, कुछ सोसाइटी के लिए, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग आपस में भी एंजॉय कर रहे हैं और बाकी मित्रों से भी रूबरू हो रहे हैं, तो एट एट अ बिगर स्केल, तो इसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करना भी हमें समझ में आई है। ये चीज, ये और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हुए हैं इन सबके फैमिली के ये ऊपर इस भी। तरह की जो मीटिंग है ये भी अ, कोरोना का और उसके चलते लॉकडाउन का परिणाम है कि हम इस तरह से मिल रहे हैं और ये सब कर बिल्कुल। रहे हैं। और जैसे तेरी बेटी भी तो गाती है, हरलीन, फैमिली से याद आया। हाँ बिल्कुल। वो भी आई हुई है अभी इंडिया, हाँ वो वो मेरे यूएस लिए में सबसे पढ़ती है अच्छी शायद। चीज यही रही कि 20 तारीख से सब इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हुई थी और 13 तारीख को वो हमारे साथ थी। 7 दिन बाद फिर जो तूफान आया यूएस में, वाह वाह ये वाह। सबसे बड़ी अच्छी चीज रही। और वो बिना छुट्टियों के हमारे साथ है। अभी तो छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं। ये हाँ, लॉकडाउन का एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा और इसका हमारे गाने बजाने पे भी फर्क पड़ा क्योंकि वो भी गाती है। क्या तो बात उसको है। देख करके, और वो मुझे देख के गा लेती है, मैं उसको देख के गा लेता हूँ। अभी है, हो जाए एक बाप बेटी का डुएट। हाँ बुलाता हूँ, आओ भी लीन बेटा। चलो, तो आज मैं उसको भी, मैं लाइव पहली बार देखूंगा इसको, मैंने फेसबुक पे तो बहुत देखा है गाते हुए। ये मेरी बिटिया है हरलीन, और ये येल यूनिवर्सिटी में पढ़ती है अभी, जो कनेक्टिकट में है। और इकोनॉमिक्स के अंदर टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी मानी जाती है, आईवी लीग यूनिवर्सिटी है। तो इसने हमें सबको बहुत प्राउड फील करवाया पिछले साल येल में जाके। और अभी आप गाना सुन करके भी आई होप कि आप प्राउड फील करोगे। अरे, इकोनॉमिक्स की जरूरत भी है अभी कई देशों को। वाह। यूं ही पैरों में बैठी रहूं, यूं ही पैरों में बैठी रहूं, आज जाने की जिद करूं, हाय मर जाएंगे हम तो रह जाएंगे, ऐसी वादे किया ना करो, आज जाने की जिद करूं, तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठेगी जाती हो तुम, जान जाती है जब उठेगी जाती हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, ऐसे जाने की जिद क्या बात है, ऐसे बहुत बढ़िया। जाने की जिद करूं,
बढ़िया। यही है जो आजादी है, क्या बात। यही है जो आजादी है, उनको खोकर मेरी जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद, आज जाने की जिद करो। वाह वाह। क्या बात है, नो वर्ड्स नो वर्ड्स। वाह क्या गाया बेटा। तेरे इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से 11 पाउंड ड्यू रहे, मैं मिलूंगा तब दूंगा तुझे। इंडिया में 11 रुपए देते हैं निकाल के बच्चों को। बस मजा आ गया। मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि ये बच्ची ये वाला गाना गाएगी। ये गजल मतलब ये तो कालजयी गजल है और इसको इसने गाया, और क्या गाया, मजा आ गया। बहुत बढ़िया। Thank you. जिउंदा रहो पुत्र, जिउंदा रहो। Thank you, uncle. अभी जाना मत कमरे से, हाँ जी। अभी और गाना पड़ेगा अभी। हाँ बिल्कुल। अभी तो और प्रशांत गाना। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो अभी ये बच्चों से बहुत सीखने को मिलता है। अभी मैंने यहाँ यूके आके करीब 10 किलो वजन कम किया मैंने अपना, डेलिबरेटली किया। यू नो द स्टोरी। चीनी विनी बंद करी, सब कम किया। अब मेरा बेटा कहता है अब आप और कम मत करो वजन, अब आप वजन बढ़ाओ अपना। मैंने कहा यार बढ़ाऊं क्या, अच्छा। कम तो किया, बढ़ाता कैसे? बोला नहीं मसल मास बढ़ाओ। तो ये मेरा फिजिकल ट्रेनर हो गया अभी कई दिनों से मुझे। अब हो सकता है कि अगला कभी पेंडेमिक हुआ तो मैं शर्ट वर्ट खोल के बैठूं, सलमान खान की तरह मसल्स दिखाता हुआ, ऐसा भी हो सकता है कभी, ध्यान रखना। तो पर बच्चों से भी काफी सीखने को मिल रहा है अभी, ये जो टाइम मिला है इसके अंदर, जब भी घर होते हैं। लॉकडाउन में सच बताना, बीवी से क्या क्या सीखा? बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, नहीं नहीं प्याज नहीं, काटना, वो टमाटर अरे काटना? वो मेरा 25वां साल चल रहा है शादी का। अच्छा अच्छा इतना टाइम लगता है क्या बीवियों को सिखाने में? ये तो सब ड्रामा कर रहे हैं लोग जो कहते हैं कि अब कोरोना में सीखा हमने। अरे सब शादी के महीने भर में सीख जाता है आदमी। जब पहली बार वो नाराज होके जाती है तभी सीख जाता है आदमी। हाँ। एक चीज नई हुई है, मतलब रोटियां बनाते तो थे हस्बैंड, पर गोल रोटियां लॉकडाउन में बनने लगी। पहले गोल नहीं बनती थी रोटियां, क्योंकि तुम गोल रेगुलरली नहीं बनने लगी। बनाते थे। मैं कुवैत में रहा ना, तो बच्चों के 3 महीने की गर्मी की छुट्टियां होती थी, तो बीवी हाँ। बच्चों को लेके इंडिया आ जाती थी, तो बहुत लंबा टाइम होता था, तो अल्टीमेटली गोल बनने लग गई और घूमने भी लग गई मेरी तो बेलन के नीचे। हाँ, बस वो प्रैक्टिस मेक्स ए हस्बैंड परफेक्ट। हस्बैंड तो खैर नहीं, मैं परफेक्ट, ठीक है। हस्बैंड तो कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता, कमबख्त है हस्बैंड तो। तो निशान, हाँ, एक जो अपन थोड़ा सा अपन ने सीरियस एजेंडा लिया हुआ है बीच में, जैसे जो बिहेवियर चेंजेस तूने बताए कि भाई एक पर्सनल लेवल पे इंसान हॉबीज की तरफ जाएगा और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाएगा, हेल्पिंग हैंड बनेगा दूसरे की, ये उसके नेचर में एक चेंजेस आएंगे। अब हम बात करें कि वो जैसे फाइनेंशियल बिहेवियर है इंसान का, अब उसके अंदर तुम जैसे स्वदेशी की बात चल रही है, आत्मनिर्भर की चल रही है, इधर लोन्स की बात चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है आर्थिक लेवल पे, तो ये किस तरफ लेके जाएगा? क्या ये पॉजिटिव चीज होगी या नेगेटिव चीज होगी? ये मुझे लगता है बहुत ही पॉजिटिव चीज होने वाली है। स्वदेशी की जो बात की है, तो स्वदेशी से पहले वो जो अपने जैसे आर्थिक में हम लोग फैमिली की बात कर रहे हैं, तो जैसे बजट है, मैं ऐसे कल बैठा सोच रहा था, बजट जैसे हिंदी के अंदर एक रूल होता है, जैसे प्रकट और प्रगट दोनों सही हैं, क और ग पहला और तीसरा अक्षर इंटरचेंजेबल है। ऐसे ही बजट का ज, च छ ज, उसको च से रिप्लेस किया जा सकता है, तो बजट का बचत हो सकता है। और इस बजट को बचत हमने इस बार बना लिया है इस लॉकडाउन में, क्योंकि खर्च करने के एवेन्यूज कम है। हमें समझ में आ गया कि हम बर्गर के बिना जिंदा रह सकते हैं,
हमें समझ में आ गया कि हम ब्रांडेड कपड़ों के बिना और जूतों के बिना जिंदा रह सकते हैं। और मुझे तो ये पता लगा मेरे पास इतने सारे जूते थे, तो मैं शायद सातों जन्म में इस बीवी के साथ रहूंगा, ये खत्म नहीं होने वाले जूते। चाहे ये मुझे मारे, चाहे पहनूं मैं इनको, घिसेंगे नहीं इतने। और ये स्थिति हर मिडिल क्लास आदमी की है, तो जीवन चल सकता है। और जब मजदूरों को देखता हूँ तो मैं मुझे अपने आप पे शर्म आने लग जाती है कि मैं हर चीज को मैं कम समझ रहा हूँ खुद के लिए, जो कि बहुत ज्यादा है एक्चुअली, जितना मुझे चाहिए उससे। तो ये बातें अपने अंदर झांक के देखा है इस ठहराव के साथ जो में। तो जो बजट पे इनकम फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है बजट पे भी डेफिनेटली। और बचत करना आया है आदमी को, और शायद ये हिंदुस्तानी तरीका बचत का और आगे रास्ता दिखाएगा, मुझे ऐसा लगता है। व्हाट डू यू बिल्कुल, से? मैं इसी बात पे आ रहा था, जो मितव्ययिता हम बोलते हैं शुरू से सीखते हैं। जैसे हमारे जो पापा दादा थे, वो एक भी बिजली का स्विच ऑन नहीं देख सकते थे, डांट पड़ती थी और वो खुद खुद बंद कर देते थे। और दूध अगर एक जना आज गया है बाहर कहीं, तो पहले उसको बोल देते थे कल 2 किलो नहीं 1.5 किलो दूध लाना था, ताकि आधा किलो वेस्ट नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हमारी कल्चर है ना, ये अब वेस्टर्न कंट्रीज को सीखनी पड़ेगी। वहां वो लोग क्या, जहां तक मेरा, तुझे ज्यादा पता होगा, तो वही रह रहा है कि वो सुबह कमाते हैं शाम को खर्च कर देते हैं, अगले दिन उनको चिंता नहीं होती, क्योंकि बेरोजगार भी होंगे तो वो गवर्नमेंट दे देगी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो हमारे यहाँ बचत की आदत है, जो जनरेशन में, जो हमारी आगे की जनरेशन है, उस जनरेशन में नहीं थी। क्योंकि हम बिल्कुल अल्टीमेटली अमेरिका की तरफ ही जा रहे हैं, कुछ सालों में अमेरिका बनने जा रहे हैं। तो वो नहीं थी, वो चीज वापस लौटेगी। और बिल्कुल। जितेंद्र नागर जो अपना दोस्त है, मैं उसका, उसने बहुत अच्छा वीडियो डाला है, मैं सबको रिकमेंड करूंगा इंस्टाग्राम पे जाके उसका वीडियो देखें। उसने एक सीरीज वीडियो की चालू करी है स्वदेशी पे। तो पहली उसने बात बोली कि मितव्ययिता, तो उसने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, गोचरी। गोचरी क्या होती है कि जैसे जो भिक्षा मांगते हैं ना अपने साधु संत, वो गोचरी होती है। लेकिन उसका मतलब ये होता है कि जो गऊ गऊ चरती है, या फॉर दैट मैटर कोई भी जानवर चरता है, तो वो पौधे की ऊपर ऊपर की पत्तियां खाता है, उसको जड़ से नहीं उखाड़ता। हम्म इंसान में ये इतनी समझ उनमें भी है। और वो हम्म जितनी उसकी भूख होती है उसके बाद हट जाता है, फिर उसके बाद दूसरी गऊ आ जाती हम्म। क्योंकि क्योंकि वो अपने चारे का धंधा नहीं करता ना, जानवर। है। एग्जैक्टली। तो ये चीज जो है, ये चीज हम भी कर सकते हैं भाई। जितना चरना है, जितनी आपकी भूख है उतना चरो उस पौधे को, फिर बाकी अपने सहचरियों के लिए जो भी कह सकते हैं उसको छोड़ दो। अगर ये चीज आएगी, जो हम अन्न वेस्ट कर रहे थे शादियों में, रेस्टोरेंट्स में बैठ करके, बड़ा दुखदाई था वो। अब हम्म जब एक एक जो दाने की कीमत जब पता लगी है, कैसे गरीब को भूख से मरते हुए देखा है लोगों ने, कैसे जाकर के, मतलब वो लिफाफा लेकर लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं खाने का। मैं लॉकडाउन के दौरान हमारे प्रताप नगर से मैं रात को आ रहा था इमरजेंसी से, 100 लोगों की लाइन लगी हुई थी खाना लेने के लिए, खाना बट रहा था वहां पे। तो जो वो चीज मैंने देखी, उसके बाद उस अन्न की कीमत जो है पता लगती है। वो जो बचत, और जो बचत सिर्फ पैसे की नहीं, पानी की, बिजली की, अन्न की, तो ये बचत होगी ना, ये हमारे देश को आगे लेके जाएगी और बहुत सारी पॉजिटिविटी इसमें आएगी। और अगर हमारी कल को, आज किसी की सैलरी 100 रुपए भी है और कल को 80 भी हो जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि खर्चा 60-70 होगा, फिर भी उतने कुछ लोग, ज्यादा कुछ लोग। बिल्कुल। तो इस मामले पे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। ये बात हुई, तो अब सीरियस बात के बाद अब फिर अपन गाने पे आ जाते हैं। और मेरे साथ बहुत ही एक टैलेंटेड, एक्सट्रीमली टैलेंटेड बंदा जो जुबेर बैठा हुआ है, जो मेरे गानों के साथ बजा रहा था। तो अब इसको मौका देते हैं। अपनी कोई, मैंने इससे पूछा नहीं है कि ये क्या सुनाएगा, क्योंकि ये तो पिटारा है, कहीं से भी खुलेगा तो गाना ही निकलेगा। क्या तो बात मैं इसको देता हूँ माइक भी। और है, इरशाद। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया जुबेर भाई, आज मौका मिला है आपको सुनने का। एक बार है ना इसको? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा कैमरा नीचे कर ले। अ, हाँ यस परफेक्ट। यस। सर, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को सुनते, लग रहा है कि सुनते जाऊं सुनते जाऊं। अरे हम मुझसे लोग क्या तो सुना चाहिए? हम लोग मक्कड़ का नहीं कहता, मैं तो बाथरूम सिंगर हूँ, मुझे थोड़ी हिचक थी। अच्छा था आप फ्रेम में नहीं, तो आप नहीं दिख रहे थे मुझे, तो मैं आराम से जो भी मर्जी है गा दिया। चलिए गाइए। सर, आपका कोई फेवरेट गाना हो तो आप जो सुनना चाहें।
मेरा फेवरेट तो जो आपको अच्छा लगता है, आप ज्यादा वो हैं यार तेरा फेवरेट पारखी। हाँ, मक्कड़ का फेवरेट सॉन्ग। अरे गजल सुना दूं क्या? बिल्कुल। मेरे गाए वाह, रंजिशे से क्या बात। दिल ही दुखाने के लिए से आप से मुझे छोड़ के लिए आप से मुझे छोड़ के जाने के किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब तू मुझसे खफा है तो ज़माने ये दिल ही बुखार के क्या बात है, समा बांध दिया, मजा आ गया। क्या मजा बहुत आया प्रशांत। अरे क्या बात है, साकार कर दिया मेहदी हसन साहब ऐसे को। ऐसे नगीने जो हैं वाकई वो यहाँ बसते हैं भाई। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजा आया वास्तव में, बहुत ही तो मजा आया। और इस गाने के बाद तो लगता है कि यार गाने गाते चले जाओ। क्या इरादा है, कुछ बात करनी है या गाना गाएगा पहले? गाते चले जाओ या सुनते चले जाओ। हाँ, पर चलो एक जुबेर के गाने के बाद तो थोड़ी बात कर लेते हैं, वरना थोड़ा कंट्रास्ट है। नहीं, कॉन्ट्रास्ट तो है, लोग समझते हैं इस चीज को। ये तो गजल खाता है, गजल पीता है, गजल सोता है। आ, और हम लोग जो है स्टेथोस्कोप उठा के सुबह सुबह निकल जाते। हम लोग सिर्फ खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, एटलीस्ट मैं। सॉरी, कोई बात मैंने नहीं। ऑन किया कुछ तो चल गया जोर से एकदम हम्म, मेरा तो कैरियोके। हाँ हाँ, तो प्रशांत अपन बात कर रहे थे, क्योंकि आज हम कुछ लोगों की तो नेगेटिविटी निकाल के यहाँ से जाएंगे, क्योंकि मेरे को कल मेरे पास एक फोन आया। अच्छा। कोटिस की हमारी सिस्टर थी, तो हम्म। मुझे फोन किया ये फेसबुक के प्रोमो के बाद कि सर थैंक यू, बहुत जरूरी था ये प्रोग्राम, क्योंकि फला फला उसने कुछ एग्जांपल बताया कि उन्होंने डिप्रेशन में सुसाइड कर ली लॉकडाउन। ओ, तो इस नेगेटिविटी से निकालना, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी का जो इम्पैक्ट है ना, उसका जैसे कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इन्फेक्शन के 5-7 महीने से आता है, ये नेगेटिविटी का असर कुछ दिन बाद आएगा। उसकी वजह से जो लोगों की मेंटल इलनेस जो खत्म होगी, और इसकी वजह से लोग नेगेटिविटी की वजह से, फियर की वजह से अपनी दूसरी बीमारियों की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ मैं एक डॉक्टर के तौर पे भी बोलना चाहता हूँ कि भाई पूरे प्रिकॉशंस लेकर के, या वीडियो कॉल कर अस्पताल जाएं, या वीडियो कॉल करके अपने डॉक्टर से बात करें। अपनी किसी पुरानी बीमारी को कोरोना के चक्कर में इग्नोर नहीं करें, क्योंकि कोरोना भी उन्हीं की जान ले रहा है जिनकी पहले से बीमारियां चल रही हैं। वो एक मैसेज मैं बहुत क्लियरली देना चाह रहा हूँ कि जितने भी मेरे पेशेंट हैं, किसी और के पेशेंट हैं, अगर आप बहुत समय से ओवर ड्यू चल रहा है आपकी डॉक्टर से मीटिंग, आप दवाइयां नहीं ले रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। या अपने हिसाब से ट्रीटमेंट चेंज करें, या किसी लक्षण को छुपा रहे हैं, सिम्टम को दबा रहे हैं, तो बहुत बड़ी गलती करें। कोरोना तो जान नहीं लेगा, लेकिन आप पुरानी बीमारी को ही जान ले सकती है। तो
ये बात थी एक पर्सनल इम्पैक्ट की, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। एज ए सोसाइटी, अगर हम अपन इंडियन सोसाइटी की बात करें प्रशांत, तो अपनी सोसाइटी में तुम्हें क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहे हैं पोस्ट कोरोना? पॉजिटिव इम्पैक्ट एक्चुअली मुझे लगता है कि लाना पड़ेगा, और ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। जैसे मैं कल ही एक से बात कर रहा था, उसकी जॉब चली गई इंडिया में, तो उसने कहा कि मैं घर ही बैठा था, भाई लॉकडाउन में है और कंपनी भी बंद है और कंपनी की हालत भी खराब थी, तो ही वाज वी कैन से फायर्ड। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा टेक इट पॉजिटिवली। बोले कैसे? आप वहां बैठे हैं, आपको बातें आ रही हैं, सिर्फ पॉजिटिवली लो। कैसे लो पॉजिटिवली? यहाँ तो मेरी स्थिति खराब है। मैं समझ रहा था उसका 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 पेन भी मुझे समझ में आ रहा था। अपने आप को मैं उस पोजीशन में रखूं तो वाकई पॉजिटिव होना बहुत मुश्किल का। मैंने कहा उसको यूं ले कि वो कंपनी तेरे लायक नहीं थी, उस कंपनी में इतना दम नहीं था कि तेरे जैसे एम्प्लॉय की कदर कर सके, चला सके। लॉकडाउन खुलते ही take it as an opportunity, you will get a better opportunity definitely, and this is applicable to everybody। आपकी एक चीज छूटती है, दूसरी चीज हाथ में आती है। ये जीवन चक्र है, चलता रहेगा ऐसे ही। और let us hope के you will get better than what you had earlier। उसके बिना तो डिप्रेशन के अलावा कोई चारा नहीं है। डिप्रेशन का इलाज कहाँ है? यही है, आपके खुद की खोपड़ी के अंदर है। उसको कंट्रोल में रखो। अगला आने वाला पॉजिटिव के बारे में सोचो। एक के बाद एक पॉजिटिव आएंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो बस हाँ, गाते तो जाओ, एक एक जो खाते हमारे, जाओ। एक ये है प्रशांत की, जो एज ए डॉक्टर, तुम भी डॉक्टर हो, मैं भी, एज ए डॉक्टर तुम्हें क्या सोसाइटी के अंदर क्या चेंज लग रहा है कि एज ए डॉक्टर हमारा कद बढ़ा है इस प्रोफेशन का, इसकी रिस्पेक्ट, इसकी इज्जत बढ़ी है, या ये स्थायी रहेगी या नहीं रहेगी? क्या इस पे आप बोलना चाहते कद हो? डेफिनेटली फॉर बढ़ा दैट है। मैटर अदर प्रोफेशंस आल्सो। हाँ, नहीं, कद डेफिनेटली बढ़ा है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ यूके में नया नया आया हूँ, मुझे 7-8 महीने हुए आए हुए। तो यहाँ आते ही पहला काम है ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। वो एक बड़ी जद्दोजहद है। बाकायदा थियोरी टेस्ट होता है, प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। तो मैं थियोरी टेस्ट पास कर चुका था, प्रैक्टिकल टेस्ट की डेट बाकी थी। पर जैसे ही मैंने कहा कि आई एम वन ऑफ द की वर्कर्स में पुलिस भी है, सफाई कर्मचारी भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज हैं, सब जो भी हॉस्पिटल काम करते हैं, सब की वर्कर्स हैं। तो उन्होंने जल्दी से मुझे डेट दे दी, हफ्ते भर बात की, जिसके लिए मैं तैयार भी नहीं था। और फिर मेरा टेस्ट भी लिया, टेस्ट बाकायदा लिया मेरा, उसमें कोई कोताही नहीं। बाकायदा उसने मुझे जहाँ माइनस पॉइंट थे, माइनस पॉइंट्स भी दिए, पर मैं पास कर गया थैंकफुली टेस्ट को। पर उन्होंने टेस्ट ऑर्गेनाइज किया मेरे लिए स्पेशल। नहीं, ये डॉक्टर है, इसको इसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इसको चाहिए। तो बाकी अदरवाइज टेस्ट सबके लिए टेस्ट बंद है। वो जो इंस्ट्रक्टर थी, जो टेस्ट लेने वाला एग्जामिनर थी, अपने मास्क में आई बाकायदा, मुझे मास्क, मैं ऑलरेडी मास्क में था अपना, और हम लोग बैठे बाकायदा टेस्ट ले। तो वो एक जैसे तरजीह दिखी, और लोग इतने थैंकफुल हैं इधर। हर घर की खिड़की में एक सतरंगा इंद्रधनुष बना रखा है, जो एनएचएस का साइन है यहाँ पे। और थैंक यू एनएचएस, थैंक यू की वर्कर्स। अच्छा लगता है जब मैं हॉस्पिटल जाता हूँ रास्ते में ये सब चीजें देखते हुए, और लोगों के मन में इज्जत बहुत बड़ी है। आई एम श्योर इंडिया में भी यू मस्ट बी फीलिंग द सेम थिंग। हाँ बिल्कुल, बहुत इज्जत बढ़ी है, और यहाँ पे सरकार की नजरों में भी, लोगों की नजरों में इज्जत बढ़ी है। पर प्रशांत, ये लोगों के दिमाग में एक भय है, डॉक्टरों के दिमाग में, ये जो इज्जत बढ़ी है ये बहुत ही क्षणिक है, और जैसे ही ये एपिडेमिक जाएगा, फिर डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में वही दरारें आ जाएगी। पर इसमें मैं मानता हूँ कि जिम्मेदारी हमारी भी है एज ए डॉक्टर। अगर आज हमें इज्जत बढ़ी हुई मिली है, अगर हमारी पदवी बढ़ी, तो उसको मेंटेन रखना एक चैलेंज होगा। तो जो डॉक्टर और पेशेंट एक दूसरे के करीब आए, मेरे पेशेंट मुझे मैसेज करके, फोन करके थैंक यू बोलते हैं, जबकि मैं डायरेक्ट पेशेंट, कोरोना पेशेंट की केयर नहीं कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, डायरेक्टली नहीं। फिर भी वो मुझे थैंक यू कर रहे हैं और मेरे शुभकामनाएं दे रहे हैं, मेरे लंबे जीवन की कामना कर रहे हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है, इसको मेंटेन करना, कोरोना और नो कोरोना, इसको मेंटेन करना मेरी जिम्मेदारी है, इंडिविजुअल डॉक्टर की जिम्मेदारी है। तो मैं तेरे बिहाफ पे और मेरे बिहाफ पे अपने डॉक्टर साथियों को ये बोलना चाहता हूँ कि इस मौके को गंवाना नहीं है। पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप इंप्रूव करनी है। पेशेंट के शूज में आकर के, पेशेंट के स्टूल पे बैठ करके सोचना है, जो व्यक्ति वहां बैठा है वो क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है हमसे। क्योंकि बिल्कुल। आज हम डॉक्टर हैं, कल को, जैसे उस दिन अपनी बात चल रही तो तूने भी कहा था कि आज हम डॉक्टर हैं, कल को मैं पेशेंट भी होऊंगा, मैं सामने वाले स्टूल पे भी बैठूंगा, चेयर पे नहीं। तो उस वक्त हमारे दिमाग पे क्या गुजर रही होगी, ये सोच करके पेशेंट के दिमाग पे क्या गुजर रही है, उसकी कैसे, उसको मुसीबत से निकालना है, कैसे उसकी हेल्प करनी है, हर लेवल पे, फाइनेंशियल, मेडिकल, हर चीज पे
वो एक डॉक्टर की तरह मैंने सोच लिया है, मैं और करूंगा, मैं पहले भी कर पाया हूँ, मैं और करूंगा कि मैं अपनी जिम्मेदारी और अच्छे से निभाऊं, ताकि एज सच डॉक्टर्स की इमेज जो इम्प्रूव हुई है वो मेंटेन रहे। मगर एक मेरी जो फीलिंग हमेशा रही थी भारत में रहते हुए भी, भारत से ऐसा नहीं, भारत से बाहर आके ये फीलिंग हुई है, भारत में रहते हुए मैं ये सोचता था, ये मरीज का राइट है कि वो हमसे सवाल पूछे, कोई भी सवाल पूछे। और कोई सवाल है जो बेवकूफी का सवाल नहीं होता, सवाल सवाल होता है, हमारे पास जवाब होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि हमारे पास जवाब होना चाहिए। डॉक्टर फिर खींचता तब है जब उसके पास एक्चुअली जवाब नहीं होता उसका। और समस्या ये है कि हमारे कल्चर में सब कहिए या हमारे दिमाग में कहिए, ये भर दिया गया है कि आपको जवाब देना ही है, अदरवाइज आप एक खराब डॉक्टर के रूप में माने जाओगे या एक खराब प्रोफेशनल। ऐसा नहीं है, कोई भी आदमी सारे जवाब नहीं जानता। हमारे अंदर ये ईमानदारी होनी चाहिए मरीज को कहने की, मुझे इसका जवाब नहीं पता, आई विल कम बैक टू यू आफ्टर, और आई विल कैन रेफर टू यू अ बेटर पर्सन हु नोज दिस जवाब। तो ये एक कल्चर एक डेवलप करना पड़ेगा, और ये रिलेशनशिप हमें और डेवलप करनी पड़ेगी मरीज के साथ में, कि वो खुले मन से सवाल पूछ सके, हम खुले मन से मना कर सके हमें जवाब नहीं आता, हमें वो शर्म नहीं आए, तो बहुत अपने आप रिलेशनशिप अच्छी बनेगी। बहुत अच्छी बात। चलो अब समय रह गया है कम, और तेरा गाना अभी तक नहीं आया भाई। अच्छा तू चलो, आजा, अपना कैरोके निकाल ले। मैं और घबराते सुना घबराते दे। मैं अपने आप को अवॉइड कर रहा था, मैं इनका तुम लोग गाते नहीं नहीं, जाओ, मैं जुबैर तुझे भाई ने ऐसे इतना थोड़ी, शानदार गाया, मजा आ रहा था सुनने में। कोई बात नहीं और सुन लेंगे, लेकिन तू तो सुना, तेरे को ऐसे चलो थोड़ी जाना। चलो, एक मैं जो कॉलेज में सुनाता था एक वो ही वापस सुना देता हूँ। पहले बाथरूम में गाता था, अब कैरियो के आगे, अब देखता हूँ इस पे कैसा जाता है। हाँ, एक मिनट, मेरे बीच कुछ कुछ ग्लिचेस हो गए हैं इसमें। हमने बातचीत के चक्कर में हमने मुंह म्यूट कर रखा था। इसका टेटवा दबा रखा था, वो टेटवा वापस मैं खोल रहा हूँ इसका। मधुबन में राधिका नाचे, मधुबन में राधिका नाचे, गिरधर की मुरलिया बाजे। गिरधर की मुरलिया बाजे, मधुबन में राधिका नाचे। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। क्या बात, क्या बात।
क्या बात है भाई, क्या बात है। ओह, मेरी तरफ से हिमाकत तेरे को थी कर ली। स्टैंडिंग ओवेशन मान ले, खड़ा होऊंगा तो सेटिंग बिगड़ जाएगी। स्टैंडिंग अरे नहीं ओवेशन भाई, थैंक यू सो मच। जस्ट एक हिमाकत थी जो कर ली, दोस्तों के सामने कर सकते हैं इसलिए कर ली। बाकी बहुत अच्छा। कहाँ रफी, शकील बदायूनी, नौशाद और यूसुफ खान ने मिलके ये भजन एक मतलब ऑल टाइम ग्रेट चीज बना दी। इमॉर्टल गाने कभी भुलाए नहीं जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। टाइम अपना टेक्निकली तो खत्म हो गया, थोड़ा सा अपन खींच लेते हैं। अभी मैं एक हमारे फेसबुक फ्रेंड से मैं माफी मांगना चाहूंगा कि हम जूम पे बैठे हुए हैं तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि वहाँ कोई फरमाइश आई है या कोई वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, अपने उद्गार प्रकट करें। बट एक बार मैं थैंक्स बोल देता हूँ दिल से, और मैं आराम से तसल्ली से बैठ करके फिर अपनी वॉल पे जाके देखूंगा कौन कौन से मित्रों ने क्या क्या उद्गार प्रकट किए। बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अभी जा नहीं रहे, वैसे बोल रहा हूँ, एक बार बीच में इंटरिम थैंक्स दे रहा हूँ, अभी जा नहीं रहे हम। एक क्विक बात करेंगे, जैसे तूने बोला कि डॉक्टर की इज्जत बढ़ी है। मैंने देखा जैसे हम बाहर जाते थे यूरोप में, यूएसए में, तो वहाँ स्वीपर भी सूट वूट में होता है, ड्राइवर की तो बात ही अलग होती है, बहुत बड़ा पेशा होता है वहाँ पे। तो क्या तुम पॉजिटिविटी ये इंडिया में हमारी सोसाइटी में देख रहे हो कि भाई हम हर जॉब का अब सम्मान करने का वक्त आ गया है? मुझे लगता है हाँ, ये पॉजिटिविटी शायद आएगी, और शायद ये लंबे समय के लिए आएगी, जनरेशन्स में आने वाली है। क्योंकि अभी हमें इंडिया में भी रियलाइज होगा ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्रोफेशन कोई भी बड़ा नहीं है और कोई भी प्रोफेशन छोटा भी नहीं है, सब बराबर है। मुझे यहाँ सारे हॉस्पिटल में मेरा क्लीनर भी मुझे फर्स्ट नेम से बुलाता है, प्रशांत कह के बुलाता है, और मैं भी उसे फर्स्ट नेम से बुलाता हूँ। यहाँ पे कोई सर कल्चर नहीं है, कोई मैडम कल्चर नहीं है, कोई साहब नहीं है, कोई नौकर नहीं है। और मैं जाता हूँ तो स्वीपर मुझे, मेरा सीवर लाइन का क्लीनर हमारी गली का, मैं उसी वही टाइम उसका होता है, वही मेरा होता है। मुझे हमेशा गुड मॉर्निंग, हम स्माइल करके एक दूसरे को ग्रीट करके फिर हम आगे निकलते हैं। रोज का काम है, उसमें कोई वो है ही नहीं, कोई अगर ये गैप ही नहीं है। लेकिन इंडिया में भी अभी ये होगा मुझे लगता है, क्योंकि एक तो अब तक लोग क्या समझते थे, जो मुझे फीलिंग थी, भारत में मैं बहुत काम किया मैंने भी, तो लोगों को समझता है इस डॉक्टर से क्या काम पड़ना है मेरा। वो तब तक नहीं समझता उसकी इंपॉर्टेंस जब तक कि वो बीमार पड़ के हमारे अस्पताल में नहीं आ जाए। अब ये समझ में आएगा कि भैया कोई भी बीमार पड़ सकता है। इवन हम खुद डरते हैं मरीज बनने से। बीइंग अ डॉक्टर भी, जो अभी तूने बात कही कि मैं भी कभी मरीज के स्टूल पे बैठा हो सकता हूँ या उसके बिस्तर पे लेटा हो सकता हूँ, होऊंगा, बुढ़ापा आ रहा है और मालूम पड़ रहा है कि कचरे से दिक्कत आ रही है तो कचरे उठाने वाले की भी इज्जत तो बढ़ेगी, उसकी कदर बढ़ी है। अभी मजदूर लोग गए हैं, अब जब इनको वापस बुलाने के लिए जो मशक्कत करेगी कंपनीज और जो दूसरे छोटे बिजनेस वाले हैं,
वो समझ रहे हैं इस चीज को कि उस आदमी के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा बिजनेस कुछ भी नहीं है। जो जिसको मैं छोटा वर्कर समझता था, जो मेरे चैम्बर में आ नहीं सकता था अब तक, लेकिन उसके दम पे मेरा बिजनेस चल रहा है। पर क्विकली ये एक दो पॉजिटिव चीजें और बात कर लेते हैं अपन। एक तो ये कि एज ए हेल्थ केयर वर्कर तू क्या देखता है कि कोरोना तो एक बीमारी है, बट कोरोना से क्या बाकी बीमारियों में फायदा होगा? क्या हमारी हेल्थ केयर ओवरऑल इम्प्रूव होगी? क्या डिजीजेस का स्टेटस रहेगा? कैसे हमारी जो लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं उससे हमारा जो स्वास्थ्य कैसे चेंज हो? अभी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट एक ही आया है हमारे हॉस्पिटल्स में। जो हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो एक नॉर्मल चीज है, वो बहुत कम हो गए हैं। क्योंकि एक तो जैसे यहाँ पे हमने विजिटर्स को बिल्कुल बैन कर दिया है ना हॉस्पिटल्स। कोई भी पेशेंट का विजिटर हॉस्पिटल में नहीं आ रहा। पूरा जो पेशेंट की केयर है सारा हॉस्पिटल का स्टाफ अच्छी तरह से कर रहा है। तो पेशेंट विजिटर्स नहीं आ रहे, तो हॉस्पिटल्स में भीड़ कम हो गई है। दूसरे सिर्फ इमरजेंसी सर्जरीज भी ले रहे हैं, इमरजेंसी केसेस ले रहे हैं, उसके कारण भी भीड़ कम हुई है। और दूसरा जो हमारा जो खुद का जो हेल्थ केयर स्टाफ है, हमारी आदतें भी बदली हैं, हमारी आदतें सुधरी हैं एक्चुअली इस कोरोना के डर के कारण। कहीं हम किसी और को पेशेंट को हम नहीं दे दें इन्फेक्शन, या हम वो इन्फेक्शन लेके घर नहीं आ जाए, या हम खुद नहीं इन्फेक्ट हो जाए। तो हमारी हाथ धोने की जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ी है, प्रॉपर तरीका हमने अपनाया है। जो लोग नहीं कर रहे थे उसको थोड़ा केयरलेसली कर रहे थे, वो केयरफुल हो गए हैं सारे। और इसको बहुत चेंज आया। कोरोना के बाद भी कंटिन्यू करें तभी इसका फायदा हो। हाँ, ये हमेशा ये मैं जैसे लैब में भी कोई चेंज करता हूँ तो एक बार तकलीफ होती है सब लैब वालों को, बेटरमेंट के लिए चेंज करता हूँ। जब चेंज होता है तो हमेशा एक तकलीफ होती है, लेकिन फिर वही चीज आदत में पड़ जाती है। और जब ये अच्छी आदत अपने रिफ्लेक्सेस में पड़ जाएगी। अब मैंने ये हाथ धोना माइक्रोबायोलॉजी ज्वाइन करने के बाद सीखा भाई, क्या स्टेप्स हैं हाथ धोने के, WHO के बताए हुए। मैंने वैसे ही धोना शुरू किया, तो अब नींद में भी रिफ्लेक्स वही है, हाथ वैसे ही धोऊंगा मैं। चाहे मैं हॉस्पिटल में हूँ, चाहे मैं घर पे हूँ, वही तरीके, वही 7 स्टेप्स होंगे हाथ धोने के। वो आदत में सबके आ जाए। जब मेरे आदत में आ सकती है, किसी की भी आदत में वो बन जाएगी। आई होप इट्स अ थिंक फॉर पॉजिटिव। और वो बिल्कुल। चीजें बढ़ेंगी। और दूसरी चीजें, कहाँ मरीज को कहाँ रखना है, क्या रखना है, हॉस्पिटल्स डिजाइनिंग का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। क्योंकि न सिर्फ कोरोना ये पहली और आखिरी एपिडेमिक नहीं है, ये हमें ये चीज ध्यान रखनी है। और लोग रख रहे हैं ध्यान इस चीज को। ऐसी एयरबॉर्न एपिडेमिक्स आगे भी आएंगी, क्योंकि संसार खत्म नहीं हुआ है। तो हॉस्पिटल्स का डिजाइन ही वैसे ही होगा कि भाई बाहर ही से पेशेंट्स को कैसे ट्रायज करके अलग से रेस्पिरेटरी पेशेंट्स को लिया जाए, जिनसे दूसरों में इन्फेक्शन फैल सकता है, तो जो अभी तक डिजाइन नहीं थे। कहने ऑपरेशन का थिएटर्स मतलब, हैं। हाँ, बहुत कुछ सिखा के जाएगा कोरोना। बहुत कुछ सिखा और के जैसे जाएगा। हाथ धोने की हम बात करें तो इसी तरह से अगर हम मास्क की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर हम एटलीस्ट हमेशा इस तरह मान लीजिए भीड़ भाड़ वाली जगह पर अगर हम मास्क लगा के रहते हैं, ट्रेवल के दौरान मास्क लगा के रहते हैं, तो हम बहुत सारी टीबी के मरीज भी बचा सकते हैं। इंडिया के अंदर जो इतनी रैम्पेंट है की बीमारी और दूसरी एयरबोर्न जो डिजीजेस हैं, उससे भी हम्म। इसमें बचाव हो सकता है। मगर सोशल मास्क का डिस्टेंसिंग, हाँ। क्यूइंग, जो लाइन में हाँ। ठीक से ढंग से हाँ, लगना। मास्क का तो फिर भी कंटेंशियस इशू है, थोड़ा विवादग्रस्त एरिया है, क्योंकि अभी उस पर रिसर्च और होना बाकी है। बहुत कम पेपर्स हैं जिन्होंने मास्क पे ढंग से स्टडी, तो उनमें भी ढंग से स्टडी नहीं हो पाई है, कई खामियां रह गई हैं उन साइंटिफिक पेपर्स में। हाँ, लेकिन जो जो एटिकेट्स हैं, एटिकेट्स में मैं सबको लेता हूँ। एक तो हाथ धोने का एटिकेट, और दूसरा आपका एटिकेट खड़े होने का डिस्टेंस, जैसे एज यू सेड। मैं इंडिया में जब भी आता हूँ, क्यू लगती है, पीछे वाला मेरे चिपक जाता है, और मैं मजबूर होता हूँ अपने आगे वाले से चिपक के खड़ा होने में, जो कि वैसे ही एक गलत चीज है। आप किसी के पर्सनल स्पेस में आप घुस रहे हैं, आप एनक्रोच कर रहे हैं, वो एटिकेट्स के हिसाब से भी गलत है। और अब कोविड आने के कारण लोगों को समझ में आ जाएगा गैप रखा जा सकता है। वो एक हमारे मन में जो फालतू का डर था, कोई और नहीं घुसा है हमारी लाइन में इसलिए हम गैप नहीं रखते, वो डर खत्म हो जाएगा। हमें समझ में आ जाएगा नहीं, कोई नहीं घुसता भाई लाइन में, आप गैप बना के रखो आराम से। तो वो एक फालतू का डर खत्म हो जाएगा। और एटिकेट्स वाली बात भी आ जाएगी। पहले अगर मैं किसी से हाथ मिला के और फिर खाना खाऊं, किसी पार्टी में जाऊं, किसी से हाथ मिलाऊं, उसके बाद हाथ धो के फिर खाना खाऊं, तो कई बार आदमी बुरा मान जाए, मेरे से हाथ मिला के हाथ धो रहा है। अब कोई बुरा नहीं मानेगा, अब तो सामने वाला कहेगा कहाँ हाथ धो ले भाई, तूने मेरे से हाथ मिलाया, मैं भी हाथ धोऊंगा, तू भी हाथ धो। और बेटर है हाथ मत धो भाई, हाथ मत मिलाओ, नमस्ते बेस्ट चीज है। हाँ, ये इसी तरह से मैं ये कह रहा था कि हमारी जो कल्चर है, हमारी कंबाइंड फैमिली की कल्चर, बचत की कल्चर, हाथ जोड़ने की कल्चर, हमारे योगा से इम्यूनिटी बढ़ने का जो है काफी वो आ रहा है।
फास्टिंग जो हमारे, फास्टिंग से टी सेल्स का लेवल बढ़ता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, वो चीज भी आ रही है। तो हमारी जो पुरानी चीजें हैं, हम जूते बाहर, हम लोग ट्रेडिशनली घर के बाहर जूते उतार के अंदर घुसते थे, वो बिल्कुल चीज अब भी हम कर रहे हैं। तो बिल्कुल। ये सारी चीजें जो हमारी ट्रेडिशन में थी, इनका कहीं ना कहीं, तो इसीलिए भारत विश्व गुरु कहलाता था इन ट्रेडिशंस की वजह से, पर हम उनकी इम्पोर्टेंस भूल गए और हम जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ चले गए। अब आई थिंक हमारी फिर से कल्चर रिविजिट होगी। टाइम ज्यादा हो रहा है प्रशांत, क्या इरादा है? मेरे को लगता है हम हरलीन को वो वेट कर रही है, उसको एक गाने का और बोला हुआ था, हाँ हाँ समय कम बिल्कुल। होने की वजह से अपन पूरा अपना एजेंडा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। नहीं तो नहीं मैं और हमारे, हरलीन, एक एक नई चीज हुई है इस लॉकडाउन में कि मैं और हाँ, हरलीन ने कुछ डुएट सीखे। अरे क्या बात। हमें इतना टाइम नहीं मिला स्पेंड करने का आपस में, ये छुट्टी भी आई हुई थी और मेरे पास भी मरीज कम थे लॉकडाउन में, हाँ तो हाँ हमने ये बहुत सीखा, बढ़िया। आजा बेटा। तो इरशाद एक इरशाद। यशुदास जी की जो एक बहुत फेमस गाना है, जब दीप जले आना, ओह वो गाएंगे। क्या और बात। एक अंतरा मैं गा करके फिर एक अंतरा। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, बहुत बढ़िया। संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार बिसराना, जब दीप जले जब शाम ढले आना। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा, मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा, मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में बने आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। नीरे का रे का मागा रे सा सा नी, पामा रे गा सा नी सा धा पामा पा। नित सांझ सवेरे मिलते हैं, नित सांझ सवेरे मिलते, वही देख के तारे खिलते हैं, नित सांझ सवेरे मिलते, वाह। वही देख के तारे खिलते हैं, बीते रात दूजे से कहते हैं चलिया जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार बिसराना, जब दीप जले तुम्हारा, जब शाम ढले ए रुक एक मिनट, ये ऐसे करते हैं। मजा आ गया।
संगीत आई है ऊपर दौड़ के नीचे, बोली कि बोलो मेरा फेवरेट है ये। वो ऊपर बैठी बैठी फेसबुक कर रही है वाइफ मेरी, और वो ये हमेशा हमारे बजता ही रहता है ये वाला गाना, तो किचन के अंदर इधर उधर। बहुत बढ़िया, वो भी थैंक्स कर रही है। प्रशांत, लास्ट कमेंट, फिर एक हम्म, छोटा सा कुछ और फिर हम एक फाइनल मैसेज देंगे। लास्ट कमेंट इस चीज पे, एक चीज रह गई डिस्कस करनी इम्पोर्टेंट। हाँ जो हाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट पर्सनली आएगा, फैमिली पे आएगा, सोशली आएगा, फाइनेंशियली आएगा, वो हमने डिस्कस किया। देश, एज ए देश yeah, हम पावर बनने की तरफ जा रहे हैं, क्या उसमें कोई कोरोना का पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा? बहुत सारे, इससे तो लिस्ट बनी पड़ी है, ये होने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट तो हमारी जो क्षमता है, अपने आप की क्षमता पहचानने की जो है वो बड़ी है। हमारे पास पीपी नहीं था, हमें पता ही नहीं था पीपी हमारे कहाँ से आते हैं, कौन बनाता है, कौन नहीं बनाता है। अभी इंडिया में त्राहिमाम हो रहा था शुरू शुरू में, इंडिया में नहीं सब कंट्रीज में हो रहा था, पर अभी एकदम से फटाफट सप्लाई हुई है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को दिए गए हैं काम, और लोगों ने बनाना शुरू किए पीपी। हो गया आत्मनिर्भर वाली बात जो अभी करी मोदी जी ने, हो गया आत्मनिर्भर पीपी में, तो मेरे ख्याल से मेरी ये रीडिंग है। नहीं, बाकी हो गए, बिल्कुल हो गए। इवन बाकी देश यू की ऑल आर छोड़िए, देयर। पीपी किट में जयपुर का, जयपुर में ही आत्मनिर्भर हो गया, जयपुर ही। हाँ, और अब मास्क और जो पीपी। इवन पीपी किट है, टेस्टिंग किट्स है, वो ऑलमोस्ट हर कंट्री बना रहा है, तो हर कंट्री हो रहा है, इंडिया भी हो रहा है सेल्फ सफिशिएंट। तो ओवरऑल जैसे वर्ल्ड है, वर्ल्ड में सबसे प्रॉब्लम है जब सेंट्रलाइजेशन ऑफ एक चीज हो जाती है, हर चीज जैसे एक पर्टिकुलर देश में हो रही है, वो गड़बड़ बात है। उस देश को अगर कुछ हो गया तो बाकी दुनिया भी सफर करेगी उसके साथ। तो आत्मनिर्भर हर एक को होना बहुत जरूरी है, और इंडिया उस दिशा में जा रहा है मेरे ख्याल से। और हमें जो लूप होल्स दिख रहे हैं, कई लोग ऐसे भी होंगे जो हमारे इस वार्तालाप से बिल्कुल खुश नहीं होंगे। वो कहेंगे कि यार मजदूर मर रहा है सड़क पे, जो फैक्ट है, हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हुए ये बात बोल रहे हैं, हमारे लूप होल सामने आ रहे हैं, लेकिन हमारे लूप होल सामने आना इज अ पॉजिटिव थिंग, इज नॉट ए नेगेटिव थिंग। लूप होल सामने नहीं आएंगे तो फिर तभी तो हम उनको भरेंगे उन गड्ढों को। वो सामने आ रहा है एंड वी आर टेकिंग इट पॉजिटिवली, विच इज गुड। एंड आई एम श्योर कि गवर्नमेंट और जनता जनता स्पेशली, और जैसे मीडिया, मीडिया अब तक सिर्फ है जो वो एसी कमरे में बैठ के टाई लगा के बात करता, जो आज सड़क पे है मीडिया खुद अपने आप अपनी इच्छा से सड़क पे है। तो उसको मालूम है कि मैं आउटडेटेड हो जाऊंगा, मैं एक्सटिंक्ट हो जाऊंगा अगर मैंने एक्सटिंक्ट होते हुए आदमी को नहीं पकड़ा मेरे कैमरे के अंदर। इंसान एक्सटिंक्ट नहीं होगा लेकिन मीडिया एक्सटिंक्ट हो जाएगा, लोग नहीं देखेंगे अगर आपने वाकई मीडिया का काम, और वो मीडिया आ गया बाहर, और तो लोग इवॉल्व हुए हैं इसके अंदर, सारी नेगेटिविटी के थ्रू ह्यूमैनिटी इन्वॉल्व हुई है, इवॉल्व हुई है, विकसित हुई है। तो बिल्कुल पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं ये सब, जो हमें नेगेटिव दिख रहे हैं वो कल को पॉजिटिव बन के आएंगे हमारे सामने डेफिनेटली। बिल्कुल। तो प्रशांत, हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बताया, पर कहीं किसी को भी ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि कोरोना का एपिडेमिक खत्म हो गया है या देश हमारा कोरोना से उभर चुका है। ऐसा नहीं है, हम डेली देख रहे हैं केसेस हो रहे अभी भी। हालांकि मोर्टेलिटी रेट कम है, सिम्टोमेटिक ज्यादा है, वेंटिलेटर की जरूरत कम पड़ रही है, मर कम रहे हैं, सब चीज है, पर फिर भी सावधानियों की बहुत जरूरत है। अब लॉकडाउन से अब हम अनलॉक की फेजेस में जा रहे हैं, अनलॉक 1, अनलॉक, ये रिवर्स हो रहा है। और ये बड़ा पैराडॉक्स है कि ऐसे टाइम पे हो रहा है जहाँ 8,000 केस रोज के आ रहे हैं, और वहां पे था। तो मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, पॉलिटिकल तरफ, लेकिन अब ये सही वक्त है बाहर निकलने का, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं ना, अब हमें नॉलेज हो गया है कि हमें इससे कैसे बचना है, दूसरे को कैसे बचाना है, घर को कैसे बचाना है, खुद को कैसे। बिल्कुल तो उस मामले में हम थोड़ा सा ये मैसेज दे देते हैं कि घर से निकलना जरूरी है। पर जैसे तुम मुझे कह रहे थे, एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट समझाते कि बुजुर्गों को, जिनको और बीमारियां हैं, बीपी शुगर की, और जो 60 साल से बड़े हैं, वो अभी कोई एडवेंचर ना करें, कहीं बिल्कुल घूमने ना जाएं, घर पे रहें। बहुत छोटे बच्चे, गर्भवती स्त्रियां, बिल्कुल उनके लिए लॉकडाउन चालू है, वो घर पे रहें। जवान आदमी रोजगार कमाने के लिए बाहर जाएं। मास्क, जब तक और कोई गाइडलाइन नहीं आती है, कोई स्टडी अगेंस्ट नहीं आती, मास्क लगाना मैं समझता हूँ बहुत एसेंशियल है, क्योंकि अभी ये फिलहाल है। ड्रॉपलेट से फैलता है एयरबोर्न बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट। मास्क लगाएं। हम्म किसी भी इंसान से गले नहीं मिले, अभी हाथ नहीं मिलाएं, समय है, जिंदगी रही तो गले भी मिलेंगे। थोड़ा दूरी बना के रखें, कम से कम 6 फीट की, बोलो तो 1.5 मीटर, 1 मीटर भी चलेगा, लेकिन करीब बिल्कुल नहीं आए ज्यादा। और जो बीमार व्यक्ति है उसको, आपका अगर वो
कर्मचारी है, आपका भाई है, आपका सबॉर्डिनेट, आप उसको कहें आप डॉक्टर के पास जाएं, चेक कराएं कहीं कोरोना तो नहीं है। नहीं है तो आप घर पे रेस्ट करें। ऐसा कोई भी फ्लू वाला, फीवर वाला व्यक्ति, उसके संपर्क में आने से बचें और हाथ को धोते रहें। साबुन से धोना बेस्ट है, वो बार बार पॉसिबल नहीं है तो सैनिटाइज करते रहें। ये बातें तो चल रही हैं, पर मैंने बिल्कुल सोचा दोहरा दूं, कहीं ऐसा नहीं लगे कि एज ए डॉक्टर नहीं। हम लोगों को बिल्कुल निश्चिंत हाँ, और कोरोना के बाद ये आदत होना चाहिए, ये हमेशा होना चाहिए, ये बंद नहीं होनी चाहिए ये। हाँ, और ये बंद जैसे नहीं होनी चाहिए। हाँ, और जो दूसरे जो एटिकेट्स है, जैसे कफिंग या स्नीजिंग के, खांसी के या छींक आई आपको पब्लिक में, तो ये वाला है, तो सबको मालूम है अभी, पर कुछ टाइम बाद भूल नहीं जाना है। और जो मैं यंग लोगों को सबको मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रिकेट की लैंग्वेज में फील्डिंग एंड शील्डिंग, बाहर निकलो, फील्डिंग करो, कोरोना को कैच कर लो, पीछे मत जाने दो बाउंड्री के बाहर अपने बुजुर्गों तक। फॉरगेट अबाउट ये जो डेटा सब फर्जी हैं। मैं बिल्कुल फेसबुक पे बोल रहा हूँ, फर्जी इसलिए है क्योंकि आप अपने डेटा को दूसरे कंट्री से कंपेयर नहीं कर सकते, इनकी मॉर्टिलिटी नापने का तरीका ही अलग अलग है सबका। डोंट कंपेयर विद एनीबॉडी। जस्ट एक चीज दिमाग में रखनी है हमें कि चाहे कितनी भी मॉर्टिलिटी डाउन है, अगर हमारे घर में एक भी मौत हो गई, वो हमारे पे भारी पड़ेगी। बस ये बात ध्यान रखें और शील्ड करें। और वायरस को आप यंग लोग हैं जो फील्ड करें, आगे जाके रोक लें उसको, अपनी इम्यूनिटी तगड़ी रखें, जो ये डिस्टेंसिंग रखें। सरकार अभी अब जुर्माना लगा रही पान थूकने में, थूक फेंकने पे, ये भी कंटिन्यू रहे पोस्ट कोरोना, तो इससे बड़ा फायदा होने वाला है। पुलिस जो सर्किल भी डंडे धीरे मार रही थी, धीरे पुलिस बीमारियां जो बंद। डंडे मार रही है बाहर निकलने पे, वो थूकने वाले पे मारना चाहिए बिल्कुल। चाहे कितना ही ड्रेकोनियन लगे, पर डंडा पड़ना चाहिए। थूकने वाले पे तो डंडा, क्योंकि थूकना एक ऐच्छिक क्रिया है, थूकना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चलिए, तो अब बता, फिनिश तू कर रहा है कि मैं करूं? नहीं भाई, शुरू भी तूने किया, फिनिश भी तू ही करेगा। ब्रिंग इट टू अ कंप्लीट सर्कल। तू और सुनाने की मूड में नहीं है क्या? नहीं भाई, वो मैंने वो 6 मिनट का इतना लंबा सुनाया, तुम लोग नहीं झेल पाओगे, इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट यू और जुबर, एनीबडी ऑफ यू, क्या मूड है चलो पंजाबी फिर। का? पंजाबी का मूड है। बीइंग ए सरदार, तुझसे हमेशा डिमांड होती थी एंड यू यूज्ड टू गेट अनॉयड विद दैट डिमांड। कॉलेज में मुझे याद है कि यार सरदारों ने बोला, ये थोड़ी कि मैं पंजाबी में ही सुनाऊंगा हमेशा, पर आज सुना चलो दे। ठीक है, जुबैर, मैं तेरे एनीबडी। कहने पे ये अब इस गाने के बाद हम विदा लेंगे। एक पंजाबी गाना मेरे बहुत दिल के करीब है, राहत हाँ फतेह अली खान साहब वाला, मैं तेनू समझावांगी। हाँ, क्या बात है, नॉट इट्स बॉलीवुड वर्जन। क्या बात मैं तेनू समझावांगी, ना तेरे वजों लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जा मेरी, मैं तेनू समझा तेरे वजों लगदा, मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, वाह। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजों कलियां बह के रोंदे नैन निवाणे, जीना मेरा है, मरना मेरा, नाल तेरे सी कर एतबार तेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझा तेरे वजों लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं
इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जहां मेरे, मैं तेनू समझा की। क्या बात है, मैं तो सुने जा रहा हूँ, मैं क्या और सुना दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा प्रशांत तेरे से इस तरह बात करके। आज यार उम्र में इजाफा हो गया एक्चुअली इस 1 घंटे के बाद में, या कितने सच घंटे में में पता नहीं, उम्र बढ़ा दी। थैंक यू सो 1 मच घंटा हो गया लगभग। एज ऑलवेज। तू सबकी उम्र बढ़ाता है, आज तूने अलग तरीके से उम्र बढ़ाई। तो एक तो अपन सब जो फेसबुक के फ्रेंड जो इस समय जुड़े लाइव, जिन्होंने संडे इवनिंग को हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया और दंडवत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और एक फील करा देते हैं। कभी कभी डॉक्टर हूँ मैं, डॉक्टर ही रहना चाहता हूँ, पर कभी कभी सेलिब्रिटी वाली फील करा देते हैं तो अच्छा लगता है। बट हम हैं नहीं सेलिब्रिटी, हम डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स ही रहेंगे। उन सबका धन्यवाद। और जो हमारी टीम, हमारी मार्केटिंग की, इंटरनल हॉस्पिटल की टीम और टेक्निकल टीम जो पर्दे के पीछे इस वक्त लगी हुई है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम जूम पे जुड़ेंगे तो वो फेसबुक पे कैसे जाएगा। तो ये सारा ना तुझे आइडिया था, तुझसे भी मैंने बात करी थी। मैं अंगूठा छाप हूँ इस मामले में। तो ये सब पीछे नितेश, चेतन और उसकी टीम जो भी है, वो बैठी हुई है पर्दे के पीछे अपने वीडियो बिल्कुल और ऑडियो ऑफ करके, और इस प्रोग्राम को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया। और जुबेर भाई जो लॉकडाउन में, एक्चुअली ये बड़ा नेगेटिव फील कर रहा था। मेरे मेरे बहुत सारे म्यूजिशियन फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, सिंगर। तो मैंने इसको क्यों बुलाया, मेरी इससे 2-4 बार बात हुई ना, ये फेसबुक पे लाइव आ रहा, ना कोई पोस्ट कर रहा था, और हर बार मेरी कमेंट पे सर ये तो हो जाएगा ना, सर बच तो जाएंगे ना। तो मैंने कहा तू आ भैया, गाने में लग, तेरा काम कर, तो तेरे अंदर नहीं नहीं थोड़ी नहीं, पॉजिटिविटी आ जाएगी। इट वाज अ फिर फियर मैंने टू इसको वॉच बुलाया, हिम। इसके बहुत साथ बढ़िया। में महेश, हम्म, मोहित आया हुआ है, मोहित शेखावत, उसने हम्म, सारा अरेंजमेंट किया, गाइड किया बढ़िया, टेक्निक। बहुत अच्छा। तो सबको थैंक यू, तुझे भी थैंक यू। तू भी बोल दे कुछ। अरे नहीं, मुझे थैंक यू मत कर, मैं तो तेरे ही थैंक्स को, मैं भी इन सबको और खास तौर से तुझे भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तुझे तो खैर कितने थैंक यू मिलते होंगे पता नहीं, लेकिन आज के लिए बहुत बड़ा थैंक यू। कुछ फरमाइशें मेरे पास पहले से आई थी, पर एक्चुअली टाइम कम था तो वो तैयार करके गा नहीं पाए, तो उनके लिए मैं सॉरी बोल देता हूँ। किसी ने मुझे एक गाना मैं शायर बदनाम बोला था, मेरे दोस्त रवि ने, पर वो तैयार नहीं कर पाया, बड़ा डिफिकल्ट गाना था। उनको मैं, वो सुन रहे होंगे तो आपको पोस्ट करके भेजूंगा भाई। और नेट की प्रॉब्लम एकदम 4:45 आ गई थी, तो ये अमर मेरा फ्रेंड, ये कहीं से डोंगल लेकर के आया एयरटेल का, उससे अपना नेट चला, काम हो गया। तो बहुत सारे लोगों से मिलके इतने अच्छे प्रोग्राम बनते हैं। और हाँ, बिटिया ने, मेरी वाइफ 2-3 दिन से ये सब झेल रही है, ये यहाँ क्यों रख रहे हो, ये ड्राइंग रूम की पूरी शक्ल बिगाड़ दी, काइंड ऑफ थिंग्स। बट थैंक्स टू हर आल्सो, एंड थैंक्स टू द मेकर्स ऑफ सर, फेसबुक आल्सो, मे बी मार्क बिल्कुल जुकरबर्ग, बिल्कुल इस तरह बिल्कुल। का कनेक्ट होता है। मेरे भी चलिए, वाइफ और बेटे ने हेल्प करी बहुत, एंगल वैंगल सेट करने की, जहां तक हो सके सूरज की रोशनी आए मेरे थोबड़े पे ताकि शक्ल दिखे। पर तो तू उनको स्मार्ट मैं हो गया थैंक है यू। प्रशांत, तू वेट लूज करके शांत हो, स्मार्ट हो तो गया है तू पहले। थैंक्स टू योर डाइट चार्ट, और क्या। अदरवाइज मीठा मुझसे नहीं छूटता। अब यही बात चल रही थी, चीनी कम, चीनी सामान भी कम और चीनी भी कम। नहीं तो कम। इससे सेहत बनेगी, देश की भी सेहत बनेगी, आपकी भी सेहत बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए प्रशांत, आई थिंक समय हो गया है, समय चलिए, ज्यादा ही हो गया, अच्छा, बता लेते एक हैं। चीज और इम्पोर्टेंट बात, ये वीडियो यूट्यूब पे डाला जाएगा सब मित्रों को। बिल्कुल डाला जाएगा, यूट्यूब पे डाला जाएगा, फेसबुक में रहेगा, इटर्नल हॉस्पिटल के पेज पे जाकर के कोई कभी भी इसको विजिट कर पाएगा, मेरी वॉल पे जाके विजिट कर पाएगा, यूट्यूब पे जा कर पाएगा। और तुम कोशिश करना वहां पे, अगर हम तुम्हें रिकॉर्डिंग भेजेंगे, तुम अपने अकाउंट से ट्विटर पे भी अगर शेयर कर पाओ, बहुत अच्छा बिल्कुल। रहेगा। एक पॉजिटिविटी लाना, यही हमारा मुहिम है कि यस, सबको थोड़ा बिल्कुल चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं, बिल्कुल, कोरोना की डेफिनेटली। बाहर निकालें। हो सकता है हम काफी हद तक सफल हुए हों। अब टाइम है विदा लेने का। सबको होपफुली नमस्कार, शुभ रात्रि, एंजॉय सब, करें इवनिंग को, ईश्वर का नाम लें, अपना काम करें, अपना ध्यान रखें, आसपास वालों का, घर का और खुद का। टेक केयर, गुड नाइट, बिल्कुल टेक केयर एवरीबॉडी। बाय, फिर मिलते हैं और कभी। मिलते हैं।